नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। देश भर में कोरोना फिर से एक बार कहर बरपा रहा है। कोरोना की इस बेलगाम रफ्तार पर काबू करने की कोशिश में बिहार सरकार की ओर से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों के साथ साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हेलो डॉक्टर एक खास सीरीज है, एक खास कार्यक्रम है जिसमें कोरोना से एहतियात और कोरोना से जुड़े कंफ्यूजन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप दूर कर सकते हैं और ये कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। और इसी को लेकर हमारे साथ चिकित्सा जगत के कई जाने माने दिग्गज डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका परिचय हम इस वक्त आपसे कराएंगे। डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर निगम प्रकाश चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप तमाम डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इस वक्त आपकी सलाह की बेहद अनिवार्यता है। और सबसे पहले मेरा पहला सवाल डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से होगा। सर, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारा है और इस दौरान कई तरह की फ्लू, टाइफाइड, इस तरह की बीमारी भी सामने आ रही है और अमूमन इन सभी बीमारियों की जो लक्षण हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जाहिर सी बात है टेस्टिंग के माध्यम से लोग ये समझ सकते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद शुरुआती दौर में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किन दवाओं के जरिए क्या एहतियात होने चाहिए घर में अगर कोई तुरंत किसी सर्दी खांसी बुखार किसी को होता है तो? जी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो इस वक्त हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम प्रकाश से बातचीत करेंगे। निगम प्रकाश जी, अभी अगर बच्चों की बात करें तो कोरोना संक्रमण बच्चों में भी देखा जा रहा है, खास करके 0 से लेकर के अगर हम 10 साल तक के बच्चों की बात करें, क्योंकि 14 से ऊपर के वयस्कों को अब वैक्सीन लगने लगी है, वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को लेकर क्या एहतियात पेरेंट्स को बरतने चाहिए? हाँ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी अभिभावकों के दिमाग में ये चिंता व्याप्त है कि बच्चों का क्या होगा। बच्चों के बारे में मैं आप बता दूं कि अभी 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनको इजाज़त दे दी गई है वैक्सीन लेने की, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है, अभी वो भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 डोज पड़ पाया है। और दूसरा क्या है कि जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल वैक्सीन के बगैर ही रहेंगे और अभी फिलहाल जो है इन स्पाइट ऑफ रिसर्चेस अभी भारत में इजाज़त नहीं दी गई है। तो ऐसी अवस्था में बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक प्रिकॉशन होगा कि जब भी माता पिता या जो घर में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बीमारी लेकर के अगर आता है, जो सर्दी खांसी बुखार, तो उसको बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए और बच्चे से बिल्कुल अपने आप को अलग करना चाहिए, तभी बच्चा सुरक्षित रह पाएगा। और जहाँ तक अन्य परिवार के अन्य सदस्यों का सवाल है, उनको सबों को टीका सुचारू रूप से लग जाना चाहिए। हम समझते हैं कि लग चुका होगा और जिनको प्रिकॉशन डोज की ज़रूरत है वो प्रिकॉशन डोज भी ले चुके होंगे, लेकिन वैक्सीन के अलावा अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है परिवार में होने पर सेल्फ आइसोलेशन, और दूसरी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होनी चाहिए वो बच्चों में भी उसी तरह से उसका पालन करना होगा। खास करके बच्चों को अभी ज़्यादा बाहर नहीं ले जाना है। ऐसे भी हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा कि बच्चों को बाहर न निकालें और जो भी इस तरह के सिम्टम्स लेकर के अगर कोई आपके यहाँ आगंतुक आता भी है तो उससे आप माफ़ी मांग लें कि अभी बच्चों से किसी तरह से भी उनका संपर्क ना हो। इसी तरह से बच्चे सुरक्षित हो सकेंगे। और बच्चों को भी हाथ धोने की आदत और लगातार जो है हाथ अगर सैनिटाइज कर सकते हैं तो सैनिटाइज बीच बीच में करना होगा, या तो हाथ धोने की आदत जो है ये बहुत सिंपल आदत है जो कि जिसका पालन करना पड़ेगा।
और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए वो घर में भी होनी चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा कि कोई आदमी अगर संक्रमित आता है तो उससे दूरी बना के रखना है। जी, तो अगर आपके भी घर में बच्चे हैं और आप इन चिंताओं से घिरे हैं कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, तो जाहिर सी बात है इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन आदतों को बच्चों की आदतों में भी शुमार करें, उन्हें भी सिखाएं, मॉक ड्रिल कराएं, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन आदतों को अपना सके। डॉक्टर निगम प्रकाश, मुझे ये जानकारी लेनी है कि जिस प्रकार अगर हम टाइफाइड की बात करें, कॉमन फ्लू की बात करें, बदलते मौसम में सर्दी खांसी जुकाम बेहद आम बात है और कोरोना के भी लक्षण एक जैसे ही हैं। शुरुआती दौर में ये कैसे पता चल पाएगा कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है, फ्लू है या कोरोना का संक्रमण हुआ है? बिल्कुल सही सवाल है। सच्ची बात यह है कि शुरुआती दिनों में कभी भी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अभी जो हमारा माहौल है, इस माहौल में अगर इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं तो इनको आप 99% मान करके चलिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपको कोरोना ही हुआ है। और कोरोना चूंकि अभी का जो वैरायटी है ओमिक्रॉन, ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, संक्रामकता इसकी बहुत ज्यादा है। ये एक व्यक्ति जो है 15 से 20 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इस तरह की बीमारी लेकर के आता है तो आप उसको मान के आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसको प्रूफ तो आप कर नहीं सकते हैं, और अगर प्रूफ करना है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना चाहिए। और सिंपल टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि तुरंत में मतलब 15 से 20 मिनट में उसका रिपोर्ट आ जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे जाना जा सकता है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है। इसलिए उसके अलावे भी अगर मान लीजिए आपको ज्यादा अगर शक है तो आपको RT-PCR कराना ही पड़ेगा, लेकिन RT-PCR में कभी कभी 1-2 रोज का वक्त लग जाता है। अभी एक खुशी की बात यही है कि अभी का जो ये वैरायटी है, जो वेरिएंट है, मतलब इसको हम लोग डेविएंट भी बोलते हैं वेरिएंट की जगह, तो ये ओमिक्रॉन जो है ये 2 से 3 रोज में ही मतलब बीमार जो है वो अच्छा हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये हाईली संक्रामक तो है लेकिन उतना घातक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी संक्रामकता को बढ़ने देंगे और कम्युनिटी को अग्रसर होंगे इसमें बहुत तेज बीमारी फैलाने में। क्योंकि आप मान लीजिए कि इसके भी कभी कभी, वेरी रेयरली, कभी कभी इसके भी घातक लक्षण हो सकते हैं। और साथ में ओमिक्रॉन के अलावे कभी कभी देखा गया है कि 80 to 85% अभी ओमिक्रॉन हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन का टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप मान के चलें कि अगर उसमें एक RT-PCR में एक ST जीन होता है, वो अगर नहीं है तो ये ओमिक्रॉन ही है। लेकिन ओमिक्रॉन के बाद थोड़ा ही परसेंटेज जो है 10 से 15% डेल्टा प्लस भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये मान के एकदम बिल्कुल नहीं चलना है कि ये कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, एक ढिलाई नहीं बरतनी है, नहीं तो फिर ये जो है पीछे पीछे शायद कोई दूसरा वेरिएंट भी साथ में आ सकता है और घातक लक्षण आ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत संभल के चलना है अभी, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अच्छी तरह पालन करना बहुत आवश्यक है। तो तमाम कोरोना के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना है। इस वक्त बेपरवाही, लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, अमूमन ये देखा जाता है कि कई दफे जानकारी के अभाव में बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और लोग उसका इलाज जब कराने जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं सामने आती है। खास करके अगर हम कोरोना की बात करें तो लोग सर्दी खांसी के तौर पर इसे बहुत हल्के में लेते हैं और इलाज नहीं करा पाते। शुरुआती दौर में अगर सर्दी खांसी हो तो उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए? क्या घर पर कुछ ऐसी दवाओं का सेवन कर सकते हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती? देखिए, सबसे पहले अभी के पैंडेमिक की स्थिति में यदि सर्दी खांसी बुखार किसी को हो रहा है तो उसे चिकित्सीय सलाह में अपनी जांच जरूर से करा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया, ये इन्फेक्शस बहुत होता है, एक से दूसरे को फैल सकता है। और शुरुआती दौर में ही चिकित्सीय देखरेख में अगर वो कॉमन
कोल्ड वाली दवाइयों से ही कंट्रोल हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि उसकी सिम्टम बढ़ती है, जो घर पर देखते रह करके आप पता कर सकते हैं, यदि आपको खांसी बढ़ती है, चेस्ट में कंजेशन होता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, और सबसे आसान है घर के अंदर अगर पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, अगर वो 94 से कम जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको तत्काल सघन चिकित्सा की आवश्यकता है। देर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्ट कराते हैं, और उसमें भी अगर इन्फ्लेमेशन की चीजें देखी जाती हैं तो उसके लिए तत्काल सघन चिकित्सा बहुत आवश्यक होती है, नहीं तो ये गंभीर रूप ले सकता है। जी, और इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर निष्का सिन्हा भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कई दफे ये देखा जाता है कि जब कोरोना संक्रमित लोग होते हैं, जब उनकी रिजल्ट आती है, जब उनका रिपोर्ट सामने आता है, पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में घर में दूसरे तरह का माहौल भी हो जाता है। इस दरमियान लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार वो अपने आसपास हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, इसके लिए कुछ सजेस्ट करें? ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद जैसे इवन हमारा साइकेट्रिक ओपीडी में हमने देखा काफ़ी सारे केसेस बढ़ गए हैं, जैसे कि काफ़ी लोग, इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि ऑलमोस्ट ये केवल एक फिजिकल पैंडेमिक नहीं बल्कि एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक का भी रूप ले चुका है जो कोविड पैंडेमिक रहा। रिसर्चर्स जो अभी हाल फिलहाल की रिसर्चर्स ने बताया कि इवन 100 में से करीब 70 लोग ने बताया कि वो स्ट्रेस के हाल में, स्ट्रेस के दौर से गुजरे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम, आपका थिंकिंग पैटर्न, आप कैसे लड़ोगे कोविड से, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो कोविड से लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस बट इट इज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और रिस्पॉन्स एक ऐसी चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक काइंडनेस की वर्च्यू रखें, जो भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको माने, प्रिपेयर्ड रहें। और अगर स्ट्रेस एक लेवल के ऊपर गुजरे, जैसे कि स्ट्रेस के सिम्टम्स आपको दिखे कि अब वो संभाला नहीं जा रहा, अब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट करें कि यू आर अंडर स्ट्रेस, एंड उसके लिए भी आप हेल्प ले। हेल्प इज अवेलेबल फॉर स्ट्रेस। कई दफा होती है कि आपको स्लीप की प्रॉब्लम्स आती है, आपका धड़कन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है क्या होगा, या ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो आप कि अगर हल्का सा बुखार आया, कुछ भी हुआ तो आप ओवर थिंकिंग। सो इट इज मच बेटर कि आप इन्फोडेमिक से बचे, अननेसेसरी थिंकिंग से बचे, बट हाँ प्रिपेयर्ड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वैक्सीनेशंस को लेके काफ़ी मिथ है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रियल पिक्चर है उसको हम लोग जाने और संयम रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि कोई भी वेव, जैसे पैंडेमिक एक वेव की तरह है, कोई भी वेव जिसका एक पीक आता है उसके बाद उसको नीचे आना ही आना है। सो जैसा हमने देखा सेकेंड वेव भी हम सब ने मिलके काफी बेहतर ढंग से हम उससे निकल के आए। सो इस बार भी हम जीतेंगे उसको। सो डरना नहीं है, उसको मिलके हराना है हमें कोविड को, है ना। हम लोग सब लगे हैं इसमें। तो वाकई इस दौरान पैनिक नहीं होना है, अपने आसपास फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें, अपने आसपास लोगों को खुश रखें। और अगर आपके घर परिवार में दूर दराज में भी अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो गया है तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन आप फोन पर बातचीत कर उन्हें संयमित कर सकते हैं, उन्हें हिम्मत दे सकते हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल जरूर रखें। और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जिस प्रकार लगातार कोरोना का संक्रमण पांव पसार रहा है, खास करके ओमिक्रॉन की बात करें तो इससे डेथ रेट काफी ज्यादा कम है, लेकिन बावजूद अगर संक्रमण की बात करें तो ये काफी तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन किस लेवल तक लोगों को परेशान कर सकता है, किस किस तरह की समस्या हो सकती है ओमिक्रॉन से? देखिए, ओमिक्रॉन अभी इतनी तेजी से फैल रहा है, और ये जब भी वायरस का रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है तो ऐसे स्थिति में नए वेरिएंट्स की आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वायरस जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेगा और ह्यूमन बॉडी जितनी ज्यादा उसे मिलेगी, उतना ज्यादा वेरिएंट्स आने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। हालांकि ये बात आपने सही कही कि अभी इसका पैथोजेनिसिटी या गंभीरता जो है वो कम है, संक्रामकता ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है डेल्टा की तुलना में। लेकिन लंग्स को ये जितना घातक, जितना डैमेज डेल्टा वायरस करता था, डेल्टा वेरिएंट करता था, उससे कम लंग्स के अंदर डिपॉजिट नहीं होता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह करके वो रह जा रहा है। ये बहुत
अच्छी बात है, संतोषजनक बात है, क्योंकि इससे डेथ कम हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता रहेगा तो नए वेरिएंट्स आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए ये हालांकि कम है, पैथोजेनिसिटी कम है इसकी, लेकिन फिर भी इससे हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के द्वारा इस वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को नहीं देना है। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ये रेप्लिकेशन की संभावनाएं बढ़ेगी तो वेरिएंट की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो वैक्सीनेशन काफी ज्यादा जरूरी है। आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और अगर आप अब तक आपने भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो अनिवार्य रूप से वैक्सीन जरूर लगा लें, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच है जो आपको ये इस कोरोना जैसे खतरनाक वेरिएंट से बचाएगा। इस तरह से संक्रमण अगर आपको हो भी जाता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, इसलिए आसानी से आप उससे लड़ पाएं। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगाएं, और अपने आसपास के लोग अगर नहीं अब तक उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की डोज ली है तो उन्हें भी जरूर जागरूक करें। बच्चों की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा बच्चों में भी अब संक्रमण देखने को मिल रहा है। डॉक्टर निगम प्रकाश, छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके 0 से लेकर अगर हम 5-6 साल के बच्चों की बात करें तो वो काफी ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ये वो बता नहीं पाते। ऐसे में माँ बाप को कब समझना चाहिए कि उन्हें दिक्कत हो रही है, किस तरह के लक्षण दिखे तो पेरेंट्स को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि बच्चों में जो है, जो छोटे बच्चे खास करके हैं, उनमें सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पर ये लक्षण नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी देखा गया है कि उनमें कै दस्त की बीमारी भी होती है, और लगता है जैसे कि आंत का श्रवण है, संक्रमण है। लेकिन ये जो है आमतौर से देखा गया है कि ऐसे माहौल में अगर कै दस्त भी हो तो उसको समझना चाहिए कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है। और इसीलिए अभी इस माहौल में अगर किसी तरह से भी बच्चा ग्रसित है, या तो बुखार है, बुखार के साथ अगर कै दस्त भी है, तो वो समझना चाहिए कि ओमिक्रॉन या इस तरह की वैरायटी का कोरोना है, और इसलिए उसमें ये जो है उसको आइसोलेशन करना बहुत आवश्यक है। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, सबसे रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये होगा कि पेरेंट्स को अगर किसी तरह से बुखार है तो पहले वो अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि बच्चों में जांच, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें जांच थोड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास करके जो 1 साल के बच्चे हैं उनमें और भी मुश्किल होता है। RT-PCR ही कराना पड़ता है, क्योंकि रैपिड एंटीजन उनमें बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स को हो या किसी घर में परिवार के किसी सदस्य को बुखार हो तो वो जरूर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा करके अपने को एक्सक्लूड कर लें, और बच्चे को जरूर सेल्फ आइसोलेशन में रखें। और बच्चों को भी ये आवश्यक होगा कि लक्षण के अनुसार ही शुरू में 2 से 3 दिन जो है इलाज करना चाहिए, और देखा गया है कि 2 से 3 दिन में बच्चे भी बहुत जल्दी रिकवर करते हैं अभी की वैरायटी से। इसीलिए अभी सिर्फ लक्षण के तौर पर अगर उनको कै दस्त के साथ अगर निर्जलीकरण हो रहा हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, तो उसके लिए जो है ORS की खुराक देनी चाहिए, जिससे कि वो जल का जो है उनमें सप्लीमेंटेशन होता रहे। जी, ये अगर आपके भी घर में बच्चे हैं इस वक्त मौजूद तो डिहाइड्रेट उन्हें ना होने दें, लगातार उन्हें पानी देते रहें, पिलाते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या उनमें ना हो। और अगर कुछ गंभीर समस्या होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनसे सलाह जरूर लें। और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इस वक्त अगर 14 से लेकर 15 के बीच के उम्र के बच्चे अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वयस्कों के लिए वैक्सीन की डोज आई है, लेकिन अगर 15 साल से कम के बच्चे जो कि 14 की उम्र में हैं, 2-3 महीने कम हुए हैं अभी 15 साल पूरे होने में, अगर वैसे बच्चे कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है और ऐसे में परीक्षाओं को लेकर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सतर्क हैं, सजग हैं, और डर है उनके मन में कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, तो क्या किसी तरह की समस्या उन बच्चों में हो सकती है जिनकी 15 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है और 14 अबव है? वो देखिए, अभी जो ट्रायल हुए हैं और जो ट्रायल के रिजल्ट्स आए हैं वो 15 से 18 जो रिकमेंडेड है उनको ही टीका दिया जाना है।
लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये बॉडी वेट के हिसाब से, अन्य चीजों के हिसाब से ही जो ट्रायल होते हैं उनके रिजल्ट के आधार पर रिकमेंडेशंस होते हैं। लेकिन अगर 15 साल से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की कम है तो आइडियली उन्हें तो रिकमेंडेशन के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से 15 के बाद ही पड़ता है। लेकिन वैसे स्थिति में यदि किसी को पड़ता है जिनका हाइट, वेट और सामान्य है, तो वैसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन जब तक कि साइंटिफिक एविडेंस में डोजिंग और उसके साइड इफेक्ट्स और ये सब विस्तृत जानकारी नहीं होती है, तब तक वो अप्रूवल उस एज ग्रुप के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे में आइडियली अभी 15 साल से जो गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से ही अभी टीकाकरण देनी चाहिए। और जब उनका एज आ जाता है, वो अप्रूव कैटेगरी में आ जाते हैं, तभी उनका टीकाकरण होना आवश्यक है, उचित है। जी, इस वक्त एक कॉलर से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो 14 साल 3 महीने के हैं और अगर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो क्या उन्हें किसी तरह की समस्या हो सकती है? अगर हाइट, वेट और सारा इम्यून सिस्टम जो है 14 साल 15 साल के आसपास में करीब करीब बराबर रहता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा समस्या की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन कॉशियसली उनको वॉच करना होगा। अगर वो पहले ले चुके हैं टीका तो उनको वॉचफुली सुपरविजन में रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन आइडियली जब रिकमेंडेड रहता है उसी समय टीका लेना उचित रहता है। जी, तो इस वक्त अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी एज 14 अबव है और 15 से कम है तो फिलहाल उन्हें कोरोना की वैक्सीन आप ना दिलवाएं। जाहिर सी बात है, ट्रायल के अकॉर्डिंग ही सरकार की तरफ से इन बातों का ऐलान किया गया है। तो 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ही फिलहाल ये ट्रायल किया गया था, जिसके आधार पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। डॉक्टर निस्का, इस वक्त पैंडेमिक के सिचुएशन में लोग पैनिक तो करते ही हैं, साथ ही साथ कई तरह से लोगों का नुकसान होता है, चाहे हम फिजिकल तौर पर बात करें, फाइनेंशियल तौर पर बात करें, मेंटली भी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। खास करके फाइनेंशियली जब लोगों के सामने समस्या खड़ी होती है तो वो काफी ज्यादा भयावह रूप ले लेती है। कई तरह की ऐसी खबरें सामने आई जब लोगों की नौकरी चली गई, भले ही उन्हें कोरोना ना हुआ हो लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड की। ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर फाइनेंशियली लोग परेशान हैं तो? बहुत ही सही सवाल है। जैसे कि आंकड़े जो अभी 2021 का जो एनसीआरबी, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डाटा आया, उसने ये बताया कि सुसाइड से ज्यादा मौतें हुई हैं बशर्ते कोविड से, एंड सुसाइड रेट में भी काफी रेट्स भी काफी बढ़े। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जैसे पहले भी मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी चीज, जैसे कि मान लो किसी गांव में हम हमेशा एग्जांपल देते हैं जब मेडिसिन के कंटिन्यूएशन की बात होती है, कि कोई भी गांव में जब हमें पता है कि बार बार बाढ़ आ रहा है तो कोई भी समझदार इंसान वो है वो एक बांध बना लेता है। उसी प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि वेव्स बार बार आ रही है। सो एक समझदार इंसान की तरह हम सबको जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि अभी पेडियाट्रिशियन हमारे साथ है, हमारे साथ फिजिशियन है, वो लोग बार बार सलाह दे रहे हैं, तो वो तो हमें मानना ही मानना है। साथ में कुछ चीजें जो कि हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और हम बेहतर ढंग से जो भी सिचुएशन है उसको डील कर पाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग रखें, एक कनेक्टेड रहे एक दूसरे से। जैसे कि बार बार हम साइकेट्रिस्ट ने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहना है, क्योंकि मोर ऑफ इट इज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग, सो वी कैन बी सोशली कनेक्टेड। इन्फोडेमिक से बचे, जैसे कि सुसाइड के केस में होता है ना, कई बार हम ओवर थिंकिंग जैसे सोचते हैं अब क्या होगा कैसे, तो जैसा एक वेव की तरह ये वापस फिर से नॉर्मलसी आएगी। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, अगर जरूरत है तो बिल्कुल संतुलन बनाते हुए एक दूसरे की मदद से हम वापस आ सकते हैं। सारी घड़ी एक जैसी नहीं होती है, वो चीज फिर से नॉर्मलसी आएगी। पैंडेमिक एक फेज होता है, पैंडेमिक इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, बट प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि कुछ भी, जैसे कि अभी ओमाइक्रॉन ये है कि ये अभी तक का सबसे इन्फेक्शियस म्यूटेंट रहा है अभी तक के हिस्ट्री में इनफैक्ट, बट
ये बहुत खतरनाक नहीं है, बट इट डजंट मीन कि वो म्यूटेट नहीं कर सकता है। तो हम रिलैक्स तो बिल्कुल ना हो, अननेसेसरी ट्रैवल से बचें। इवन बच्चों की जहां तक बात होती है, जैसे ऑनलाइन से अभी ऑफलाइन जस्ट स्टार्ट हुआ था, एंड अगेन दे आर बैक टू दैट, जैसे न्यू नॉर्मल से नॉर्मल हम आ पाते कि फिर से हमें न्यू नॉर्मल वाला चीज आया। तो जैसे टेक्नोलॉजी के विषय में भी हम एज अ साइकेट्रिस्ट वी आर सीइंग स्क्रीन एडिक्शन के केसेस, काफी बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, अग्रेशन आ रहा है बच्चों में, एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चे बड़े सब परेशान हैं। तो हम सब मिलके लड़ सकते हैं इससे। अगर फिर भी वो कंट्रोल ना हो तो देयर इज ऑलवेज हेल्प अवेलेबल। आप अपनी जैसे मान लो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो काफी लोगों को वैसा प्रॉब्लम है, बट सोल्यूशन कैन कम। अगर आप डिस्कस करोगे, लोगों की मदद लोगे, तो कुछ ना कुछ उपाय निकल के आ सकता है। देयर आर वेज आउट ऑफ इट। आप ये मत सोचो कि दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सेकंड वेव इतना मुश्किल गई। तमाम चिकित्सकों का लगातार है और लगातार सरकार की तरफ से भी सजग किया जा रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की ही बात आपको समझनी है। सचेत रहना है, सतर्क रहना है, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर्स का। डॉक्टर निष्का सिन्हा मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ी थी, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जनरल फिजिशियन, डॉक्टर निगम प्रकाश चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमें सही सलाह और मशवरा दिया। इस वक्त आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, इसी बात की अनिवार्यता है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।